हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 17 जो कि एडजमेंट की बात करता है। और ये ऑर्डर 17 आपके प्री, आपके मेंस, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं शुरू करूँगी आपके सामने ये ऑर्डर 17। इसके अंदर 3 ही रूल है। बहुत इजी है ये, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इंटरव्यू के लिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एडजमेंट क्या सिर्फ 3 ही बार होता है और वो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ये सेलेम एडवोकेट के केस में कोई बात बताइए जो एडजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आ सकता है कोई एक ऐसा ग्राउंड बताइए जिस पर एडजमेंट दिया जाता है। कोई एक बात बताइए कि एडजमेंट पार्टी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्या ऑर्डर 9 में हम सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एडजमेंट की बजाय। तो ये सारे मैटर्स आपसे सब पूछे जा सकते हैं और इन सब क्वेश्चंस का जवाब आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। तो वीडियो पूरी देखना अंत तक, ठीक है। तो अनअकैडमी आप लोग के लिए स्पेशल क्लासेस और लाइव क्लासेस लेकर आया प्लस क्लासेस के फॉर्म में। तो आप स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो उनकी क्लासेस हैं प्लस क्लासेस वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस हो चाहे प्लस, ये कोड लगा लेना मेरा ARCHNA, आपको एक्सेस मिल जाएगी स्पेशल क्लासेस की। अनअकैडमी आपको हेल्प कर रहा है आपके जुडिशरी गोल को अचीव करने के लिए, इसीलिए हर सब्जेक्ट पर स्पेशल क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेशल क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपको वहाँ पर ऑडियंस लिमिटेड होती है, 1 to 1 बच्चे के ऊपर ध्यान जाता है। जो भी क्वेश्चन बच्चे का डाउट रहता है वो पूछा जाता है बच्चे के द्वारा और एजुकेटर के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी सहूलियत सुनने को देखने को मिलती हैं। आराम से आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आपको हैंड टू हैंड मिल जाते हैं और एक एक चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है। अगर आप फॉलो कर लेते हैं एडुकेटर को तो आप कभी भी आप जो है चांस नहीं मिस करते कि आप एडुकेटर की क्लास मिस करोगे। नोट्स भी आपको मिल जाते हैं और अगर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है मॉक टेस्ट का। तो जैसे कि आप जानते हैं मेंस में तो हम स्पेशल क्लासेस ले ही रहे हैं मेंस में आपको क्लियर कराने के लिए, लेकिन प्री के लिए आप जितनी प्रैक्टिस प्री के क्वेश्चंस की करेंगे उतना ही सही है। तो इसीलिए रेगुलरली मॉक टेस्ट होते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आप उसको कंटिन्यूसली लगाएंगे तो प्री का काफ़ी अच्छा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मॉक टेस्ट के ज़रिए आपको ये भी पता चलता है कि आपकी रैंक क्या है, तो आपके उतने ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप में आपकी हेल्प हो जाती है और उतने ही चांसेस आपके सिक्योर हो जाते हैं आगे बढ़ने में। तो मॉक टेस्ट लगाइएगा ज़रूर, अनअकैडमी पर आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और ये सारे बेनिफिट्स हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर कोर्स फॉर्मेट में। ये सभी बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं। जैसे ये वाला बैच आपका राजस्थान जुडिशरी के लिए 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 महीने का ये बैच रहेगा। तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप ये करते हैं बैच में पार्टिसिपेट। और आप चाहे तो इसके लिए बस सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास मैंने प्लान्स आपको बता ही रखे हैं, अभी और भी बता दूंगी, मगर ये मॉक टेस्ट आप लोग मिस मत करिएगा। इससे बहुत बेनिफिट होता है आप लोग को। और ये सारे प्लस के सब्सक्रिप्शन है, जैसे 3 महीने का है तो अगर आप 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो 15,625 रुपये हैं। और अगर आप 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जाते हो, जो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है, तो आप 50,000 रुपये 24 मंथ्स के आपको देने होते हैं और 1 मंथ के आपको 2,083 रुपये पे करना होता है, मतलब लगभग इतना पड़ जाता है। और 25,000 रुपये 1 साल के आपके पड़े, तो ये मुझे लगता है काफ़ी इफेक्टिव रहता है। बाकी ये सब प्लान है, आप लोग लगा लीजिएगा और उस पर अर्चना कोड लगाएंगे तो 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी जो आपको मिलते हैं प्लस के फॉर्म में भी और इसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में भी। तो अब चलते हैं आगे ऑर्डर 17 के साथ में। ऑर्डर 17 बात करता है एडजमेंट की। तो अब एडजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। एडजमेंट का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, ठीक है ना, पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करने का मतलब जैसे हमारी आज डेट फिक्स हुई है, कैसी डेट फिक्स हुई है, हियरिंग की। जब एक हियरिंग की एक डेट फिक्स होती है, जब एक हियरिंग की एक डेट फिक्स हुई और उस डेट पे पार्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, वो एडजेंट करने के लिए बोलती हैं किसी भी रीज़न की वजह से, बस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोर्ट क्या करती हैं, कोर्ट जो हियरिंग होती है उसको
पोस्टपोन कर देती हैं, मतलब सुनवाई उस दिन ना करके जो दिन पड़ा है, जो डेट पड़ी है, उसको फर्दर फ्यूचर के लिए आगे कहते हैं कि ठीक है हम फ्यूचर में इस पर्टिकुलर डेट में हम सुनवाई कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। तो एडजर्नमेंट ऑर्डर 17 में बताया गया है। जनरल रूल ये है कि देखिए, जब भी हम बात करते हैं हियरिंग की, तो जब एक बार हियरिंग शुरू हो गई, ठीक है, जब एक बार हियरिंग शुरू हो जाती है किसी सूट की, तो जब तक सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, फाइनली जो होते हैं डिक्री ना आ जाए, तब तक जो है हियरिंग चलती रहेंगी, वह जन नहीं होता है। सिंपल रूल ये है कि जब भी हम बात करते हैं, कोर्ट की एक बार सुनवाई शुरू हो जाती है, तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक बीच में हम उसकी सुनवाई को नहीं रोकेंगे। ये एक जनरल रूल है कि हियरिंग ऑफ एविडेंस अगर एक बार शुरू हो गए तो ये जो हियरिंग है ये कंटिन्यू होगी, डे टू डे कंटिन्यू होगी। तो आपके पास प्री का एक क्वेश्चन हो जाता है कि एक ये क्वेश्चन आता है कि जो एक बार सुनवाई हियरिंग शुरू हो जाती है तो वो कैसे कंटिन्यू रहती है, मंथ टू मंथ एडजर्नमेंट करके, तो आप लिखेंगे डे टू डे सुनवाई होती है, और एडजर्नमेंट जो होती है वो अनअवॉइडेबल रीज़न के टाइम पर ही दिया जाता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जनरल रूल यही है कि एडजर्नमेंट नहीं होता, जो जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केस की सुनवाई चलती रहती है, उसको हम बीच में नहीं रोकते। जो डेट फिक्स कर दी कोर्ट ने, वो डेट जो रहती है उसी डेट पे सुनवाई होती है जब तक किसका डिक्री नहीं आ जाता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में इस चीज़ को हम रूल को हम क्या कर सकते हैं, रूल को हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और एडजर्नमेंट भी कर सकते हैं। एडजर्नमेंट ऑर्डर 17 में है, इसमें 3 रूल हैं और 3 ही बार पार्टी को मौका दिया जाता है कि आप एडजर्नमेंट ले सकते हैं। अब ये 3 जो बार हैं, क्या इन टोटल में दिया जाता है कि अलग अलग दिया जाता है? तो दोनों ही पार्टी के पास मौका होता है। जैसे प्लेंटिव भी 3 बार करा सकता है और डिफेंडेंट भी 3 बार करा सकता है। तो 3 बार इसके, 3 बार इसके, दोनों को मौका दिया जाता है कि आप 3 बार करा सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो अनअवॉइडेबल है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं, जैसे एक्ट ऑफ, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हमने बोला जनरल रूल है कि एडजर्नमेंट नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ग्रांट कर सकती है कोर्ट। तो यहाँ पर आता है, क्या वो मैंडेटरी है, क्या पार्टीज़ का ये अधिकार है? जी नहीं, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट चाहे तो उसको अलाउ कर सकते हैं कि आज नहीं कर रहे हम हियरिंग, फ्यूचर डेट पर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एडजर्नमेंट ग्रांट करना या एडजर्नमेंट रिफ्यूज़ करना, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन का मैटर है। पावर टू ग्रांट एडजर्नमेंट किसी भी डेफिनेट रूल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जुडिशली और रीजनेबली ही कोर्ट को अवॉइड करना होता है। मतलब कोर्ट जुडिशली, मतलब सोच करके समझ सके कि ये कारण वाजिब हैं या नहीं है, रीजनेबल कोज होते हैं, तभी एडजर्नमेंट करती हैं। और सारी सर्कमस्टांसिस, सारे फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद ही, हर केस के अलग अलग होते हैं, तो हर केस के फैक्ट्स और हर केस की सर्कमस्टांसिस को देख के ही कोर्ट फैसला लेती है कि एडजर्नमेंट। कोर्ट तभी फैसला लेंगी दोनों तरफ की बात सुन के, सर्कमस्टांसिस देख के, हर केस के फैक्ट देख के, कि एडजर्नमेंट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। यह है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस। एडजर्नमेंट का कोई क्वेश्चन आए आपके मेन एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर लिख के आइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जैसे एक तो यही बात थी कि जो प्रोविज़न है एडजर्नमेंट को लिमिट करने के लिए, इसको हम अल्ट्रा वायर्स या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते। प्रोविज़न लिमिटिंग एडजर्नमेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स और अनकॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर कभी भी एडजर्नमेंट की बात करते हैं और एडजर्नमेंट को हमने जो लिमिटेड माना है कि 3 ही होने चाहिए, वो एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बात कही गई। और दूसरी बात, अगर सर्कमस्टांसिस ऐसी होती हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होते हैं, जैसे इस केस में सुनामी की बात की गई कि अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं तो आप एडजर्नमेंट जो है दे सकते हैं। तो इसी तरीके की बातें हमने यहाँ पे देखी कि एडजर्नमेंट वैसे तो लिमिटेड 3 टाइम्स है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में 3 से ज़्यादा का समय भी बढ़ाया जा सकता है। तो एडजर्नमेंट कब कब ग्रांट किया जा सकता है, मैंने आपको बता ही दिया। जब एक पार्टी बीमार हो जाए, या उसका विटनेस या फिर उसके एडवोकेट बीमार हो जाए, या फिर समन की सर्विसिंग ही ना हो, या केस की प्रिपरेशन के लिए रीज़नेबल टाइम नहीं मिला,
या जो प्लीडर होते हैं लास्ट मोमेंट पे वो विड्रॉल कर लेते हैं। भाई जिस दिन सुनवाई थी उसके 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले प्लीडर ने कहा कि मुझे इस केस में आगे नहीं बढ़ना, तो क्या करेगी पार्टी, कहाँ से लाएगी नया केस कैसे? चलो ठीक है, मान लिया प्लीडर मिल भी जाएगा आधे घंटे में, पर वो पूरे केस को कैसे स्टडी करके कोर्ट के सामने आ जाएगा? तो तब एडजर्नमेंट तो करवाएंगे ना कि केस को स्टडी कर लेने के लिए टाइम दीजिए। लेकिन फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि किन कंडीशन में एडजर्नमेंट नहीं होता। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमारे एडवोकेट आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो किसी और कोर्ट में उनका किसी और केस की हियरिंग चल रही है, तो वो आ नहीं सकते, एडजर्नमेंट कर दीजिए, तो कोर्ट एडजर्नमेंट नहीं करेंगी। अनरीजनेबल कंडक्ट होता है या तो पार्टी का या उनके एडवोकेट का। यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करो, एग्जामिनेशन की बात करो, कोई विटनेस है कोर्ट में आ जाता है, वो मना करता है कि मुझे एग्जामिन नहीं करना है या क्रॉस एग्जामिन नहीं करना है। रेफ्यूज़ल टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो यहाँ पर दोनों बातें हम कह सकते हैं कि जो पार्टी होती है वो कहती है कि भाई नहीं, हमें इसका हम जो है आज नहीं कर रहे हैं इसकी एग्जामिनेशन, या आज इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करें, हमें तो आगे की डेट दे दो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। फिर कहते हैं अश्योरेंस और अंडरटेकिंग बाय द पार्टी और इस प्लीडर एट द प्रीवियस हियरिंग टू प्रोसीड विद द केस एट द नेक्स्ट हियरिंग। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पार्टी या उनके प्लीडर कहते हैं कि भाई हम पिछले पहले वाली प्रोसीडिंग में ये कहते हैं, प्रीवियस हियरिंग में ये कहते हैं कि भाई हम आने वाली हियरिंग में अच्छे तरीके से बात करेंगे, नेक्स्ट हियरिंग में हम अच्छे तरीके से इस केस की सुनवाई को करेंगे, अभी हमें जाने दीजिए, अभी हमें बख्श दीजिए, हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। केस बहुत पुराना हो गया है तो एडजर्नमेंट कर दो, तो पॉसिबल नहीं है। एक सुपीरियर कोर्ट कहती है कि जो मैटर है वो एक्सपीडिशली जो है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, तो वहाँ से एक डायरेक्शन आती है तो इस केस पे एडजर्नमेंट हो जाए, तो एडजर्नमेंट यहाँ पर रिफ्यूज़ किया जा सकता है इन ग्राउंड्स पे। अब देखो पावर एंड ड्यूटी ऑफ कोर्ट, तो ड्यूटी की और पावर क्या होती है जब हम एडजर्नमेंट से रिलेटेड कोर्ट के पास बात करते हैं। तो कोर्ट के पास एडजर्नमेंट अलाउ करनी है, रिफ्यूज़ करने के पास दोनों के दोनों उनके पास पावर है, वो अलाउ भी कर सकती हैं, वो रिफ्यूज़ भी कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले कोर्ट को ये निश्चित करना होगा कि जो जिस भी ग्राउंड पे एडजर्नमेंट के लिए आ रहा है क्या वो फैक्चुअली करेक्ट है, क्या उनके फैक्ट करेक्ट हैं, और अगर हैं तो फिर उसके बाद में देखना है कि अगर वो करेक्ट है तो क्या वो सफिशिएंट है। तो दोनों बातें देखनी है, एक तो करेक्ट है कि नहीं है, दूसरी बात देखनी है कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। जो ग्राउंड हमें बता रहा है पार्टी की प्लीज़ एडजर्नमेंट कर दीजिए, क्या वो ग्राउंड फैक्चुअली करेक्ट है, जैसे अभी हमने पढ़ा सिकनेस बता रहा है, फिर उसके बाद में क्या वो सफिशिएंट है। तो दोनों बातें हमें यहाँ पर देखनी है, किसको, कोर्ट को। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात देखना, पहले कभी किसी प्रोसीडिंग में कोर्ट में जो पार्टी थी उसने कभी जो है इस तरीके से पहले ही कोर्ट से कहा था कभी कि मुझे एडजर्नमेंट करने दीजिए, फर्दर हियरिंग में सुनवाई कर लीजिएगा, उसने पहले एडजर्नमेंट लिया था। तो ये वाली अब फिर उसके पास ये सिचुएशन आ गई कि उसे एडजर्नमेंट लेना पड़ रहा है, एडजर्नमेंट के लिए वो आपसे बोल रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट एडजर्न करने के लिए मना नहीं करेंगे इस बिना पे कि आप पहले भी एडजर्नमेंट ले चुके हो। तो अगर इस तरीके का कंडक्ट रहा है कि भाई पहले भी उसने एडजर्नमेंट लिया है तो इस बिना पर मना नहीं किया जाएगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एडजर्नमेंट करने की किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे, तो उसका पास्ट कंडक्ट देखा जा सकता है, ये देखने के लिए कि जो ये बात कह रहा है वो सही है या गलत है, क्या ये इस तरीके का पर्सन है, ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, पोस्टपोनमेंट के लिए ज़बरदस्ती कर सकता है, मतलब झूठी बातें बना सकता है, या फिर नहीं। ठीक है, अब ये समझ में आ गई। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसने पहले कभी एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था पास्ट में और एडजर्नमेंट ग्रांट कर दिया गया था उसकी एप्लीकेशन में, ये ग्राउंड कभी भी नहीं हो सकता उसके एडजर्नमेंट को रिफ्यूज़ करने का। ठीक है, सिंपल बात आपको ये देखनी है कि कभी भी वो ये ग्राउंड हम नहीं बना सकते। हाँ, उसका पास्ट कंडक्ट ज़रूर हम देख लेंगे, ये देखने के लिए कि ये बात जो हमें बता रहा है वो सच्ची है कि नहीं है। पहली बात हमें ध्यान रखनी है ऑन द वन हैंड कि कोर्ट को जब भी एडजर्नमेंट देना है वो इतना टेक्निकल नेचर का नहीं होना चाहिए,
और ये हम कभी भी मतलब अगर सफिशिएंट कारण दिखा दिए गए हों तो फिर सफिशिएंट कारण दिखा देने के बावजूद भी एडजर्नमेंट को रिफ्यूज़ करना इज़ नॉट द राइट थिंग। अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स जेन्युइन रीजंस अगर पार्टी दे रही है तो फिर वहाँ पर उसको अलाउ कर देना चाहिए, क्या करने के लिए, एडजर्नमेंट देने के लिए। दूसरी साइड कह रहे हैं कि कोर्ट को एक एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करना चाहिए अगर सफिशिएंट कॉज नहीं पता चलता है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सफिशिएंट कॉज पता चल रहा है, हाँ जेन्युइन रीज़न पता चल रहा है, तो हमें यहाँ पर एडजर्नमेंट दे देना चाहिए। लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है और वो कॉस्ट पे कर रहा है तभी भी एडजर्नमेंट नहीं देना चाहिए। अब ये कॉस्ट की बात अलग आपने देखी निकल के आई, तो कॉस्ट क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। हम 35 सेक्शन पढ़ते हैं, 35A पढ़ते हैं और स्पेसिफिकली एडजर्नमेंट वाली बात के लिए हम 35B पढ़ेंगे। अभी हम आपको बताऊंगी मैं 35B में क्या है। तो जब भी एडजर्नमेंट करवा रहे हैं, इसको ध्यान रखना, जब भी एडजर्नमेंट हो रहा है तो ऑब्वियस एक पार्टी ने कहा, से फॉर इंस्टेंस प्लेंटिव ने कहा कि एडजर्नमेंट कर दीजिए। अब तो डिफेंडेंट आया उस डेट पर, भाई डेट हुई, सुनवाई हुई, सुनवाई पे होने पे उसने बोला एडजर्न कर दीजिए क्योंकि हम नहीं आ सकते। ये जैसे प्लीडर आ गया, उसने बोला मेरा वो नहीं आ सकता, मेरी पार्टी नहीं आ सकती, प्लेंटिव नहीं आ सकते, आप प्लीज़ इसको एडजर्न कर दीजिए। अब दूसरी तरफ डिफेंडेंट तो आया, उसके विटनेस भी आए, उस सब कॉस्ट लगी उसके आने की। डिफेंडेंट ने एक हियरिंग के लिए अपने जो उसका प्लीडर होगा उसको जो है पैसे भी दिया होगा, चार्ज फीस एडवोकेट ने ली होगी कि नहीं, तो वो सारा खर्चा उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कॉस्ट जो होगी, जो पार्टी एडजर्न करा रही है उसको बियर करनी पड़ती है और जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है उस पार्टी को वो कॉस्ट दिलवाई जाती है। अब यहाँ पर एक और नई बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर एडजर्नमेंट हो गया, ठीक है, एडजर्नमेंट हो गया और सफिशिएंट कॉज पर नहीं रहा, तो पता चला सफिशिएंट कॉज नहीं थे, तो अब यहाँ देखना इस बात को, ये जो हम सैलम वर्सेस सैलम एडवोकेट वाला जो केस था ना, ये भी इसी केस में ही बात हेल्ड हुई थी कि यहाँ पर जो एक कॉस्ट होती है, एक तो हो गया वो वाली कॉस्ट जो बंदे ने भरनी थी क्योंकि आने जाने में उसको खर्चा हुआ और उसका जो है इनकन्वीनियंस हुई, उसका खर्चा हुआ, वो सब। लेकिन दूसरी तरफ से अगर कभी भी कोई ज़बरदस्ती 35B पढ़िएगा, कोई इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे एडजर्नमेंट कराया गया और बाद लेटर इट केम टू नो कि एडजर्नमेंट गलत तरीके से हुआ और एडजर्नमेंट करा के फिर दोबारा नहीं आया उस डेट पे, फिर भाई एडजर्नमेंट करा लिया फिर दोबारा नहीं प्रेजेंट हुआ तो उस डेट पे जो खुद एडजर्न कराई थी, तो फिर उस केस में जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ तो फिर हैवी अमाउंट मतलब कॉस्ट जो होंगी वो, अब कॉस्ट जो होंगी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। यहाँ पर एग्जाम्पलरी जो है कॉस्ट ली जाएंगी। एग्जाम्पलरी इसलिए ताकि आने वाले लोगों को एक एग्जाम्पल मिले कि भाई देखो ऐसे आप मत नहीं कर सकते, अगर आप एडजर्नमेंट करा रहे हो तो शुड बी ऑन सफिशिएंट ग्राउंड्स, और अगर एक बार एडजर्नमेंट करा लिया, ये नहीं कि उस डेट जो दोबारा डेट आई है उस पर फिर एडजर्नमेंट कराने चलो, तो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है कि कॉस्ट तो बियर करनी पड़ती है, लेकिन अगर सफिशिएंट कॉस्ट दिखाने के बावजूद हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर सफिशिएंट कॉस्ट दिखाने के बावजूद कोर्ट ने एडजर्नमेंट नहीं दिया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो रिफ्यूज़ तो नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज यहाँ पर कह रहे हैं सफिशिएंट कॉज नहीं दिखाए गए, भले ही वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है, लेकिन तब फिर भी एडजर्नमेंट नहीं होना चाहिए अगर हमारे जो कॉजेज़ हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट कॉज क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब हर केस के अपने अलग अलग होंगे, हर ग्राउंड्स अपने अलग अलग होंगे, और कोई भी एडजर्नमेंट जो होता है वो एक पार्टी को, हमने अभी आपको बता ही दिया, 3 बार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ रीज़न, कोर्ट को हमेशा रिकॉर्ड करना होता है रीज़न जब वो एडजर्नमेंट देते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लास्ट एडजर्नमेंट, अब लास्ट एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एडजर्नमेंट जो होता है कोर्ट जब ग्रांट करती है तो उस पर लिख देते हैं लास्ट एडजर्नमेंट। तो उसका मतलब होता है कि जो ये एडजर्नमेंट है और इसके बाद जो हमने डेट लगाई है, मतलब ये एडजर्नमेंट डेट मतलब जो हमने पोस्टपोन करके जो डेट लगाई थी, द पार्टी और इज एडवोकेट विल प्रोसीड विद द केस। भाई अब यहाँ पर जो पार्टी है ना उनको आना पड़ेगा और प्रोसीड करना पड़ेगा। सच कोर्ट कैन नॉट एक्सप्रेसली बी टर्म्ड इलीगल और अनलॉफुल। तो अगर कोर्ट ने ऐसा लिख दिया उसके ऊपर लास्ट एडजर्नमेंट, तो ये इलीगल या फिर अनलॉफुल नहीं होगा। इसीलिए एडजर्न डे पे कोर्ट को पार्टी या उसके एडवोकेट को इंसिस्ट करना होता है,
कोर्ट कर सकती हैं, कोर्ट के डिस्क्रिशन है कि आप कोर्ट केस के साथ प्रोसीड करिए। तो अगर एक एडजर्नमेंट अगर कहा जाता है वैलिड या रीजनेबल ग्राउंड्स पे, तो ये रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए कोर्ट को इस ग्राउंड पर कि भाई ये लास्ट चांस था। समझ रहे हैं बात को? मैंने अभी आपको बताया कि 3 इसमें बताए गए हैं, 3 बार मैक्सिमम एक पार्टी जो है एडजर्नमेंट करवा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी करवा सकती है अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। तो अगर लिख दिया कि लास्ट एडजर्नमेंट है, तो अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो हमने अभी पढ़ी थी, अगर बीमार हो गया, फिर अब एक ऐसे इसमें बीमार हो गया या फिर तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, अब इसमें तो किसी का क्या बस है, एकदम स्ट्राइक चल जाए, कोई भी दंगा फसाद कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता, फिर क्या होगा? फिर तो उसी को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर तो यहाँ पर तो हम उसके लास्ट एडजर्नमेंट भले ही कह दिया हो, तब भी उसको ग्राउंड है उसके पास सफिशेंट, हमें एडजर्न करना पड़ेगा। मैक्सिमम एडजर्नमेंट ये आपको बता ही दिया। तो प्रोवाइज़ो जो भी अभी हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज से भी, तो प्रोवाइज़ो जो है ऑर्डर 17 के सब रूल 1 में अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो 1999 के अमेंडमेंट के बाद आया था, वो मैक्सिमम करता है कि 3 एडजर्नमेंट होंगे एक पार्टी को ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द सूट। और सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सट्रीम और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इस स्ट्रिक्ट रूल को हम अप्लाई नहीं करते हैं, और कोर्ट जो है रीडिंग डाउन डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट एडजर्नमेंट द वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन कैन बी सस्टेन। बताया आपको मैंने अभी कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से आगे भी बढ़ा सकते हैं। कोस्ट मैंने आपको बता दिया कि जब भी एडजर्नमेंट ग्रांट करा जाता है तो कोर्ट शैल, यहाँ पर मैंडेटरी है, कोर्ट जो पार्टी होंगी जो एडजर्नमेंट के लिए आई हैं उनको बोलेंगी कि आप कोस्ट पे करिए। ये भी आपको मैंने बोला, पे कोस्ट 35 और हायर कोस्ट 35 बी टू द अपोजिट पार्टी। सच अमाउंट हाउएवर शुड बी रीजनेबल एंड इक्वल विद द कोस्ट इनकर्ड बाय द अदर पार्ट साइड। तो दूसरी पार्टी को जितना नुकसान हुआ उसको उतनी भरपाई कर दो, इतना होना चाहिए। कोई भी कोस्ट पेनल्टी या पनिशमेंट के तौर पर नहीं इम्पोज की जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ज़बरदस्ती एडजर्नमेंट के बाद भी एडजर्नमेंट पे नहीं आता और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो भाई फिर एग्जाम्पलरी हो सकती है। चलो अब बेयर एक्ट के प्रोविज़न पढ़ लेते हैं। तो बेयर एक्ट के प्रोविज़न में सबसे पहले आता है कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजर्न हियरिंग। नाउ व्हाट इज़ इट? जब सब रूल 1 कहता है, रूल 1 का, कि कोर्ट अगर सफिशिएंट कॉज दिखाई देते हैं किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्री में अगर आ जाए कि किस स्टेज पर एडजर्नमेंट हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि किसी भी स्टेज पर एडजर्नमेंट हो सकते हैं। ठीक है, सूट की किसी भी स्टेज पर एडजर्नमेंट हो सकते हैं, पार्टीज़ दे सकती हैं, पार्टी और एनी ऑफ, सभी पार्टीज़ दे सकती हैं और एनी ऑफ देम दे सकती हैं। एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम adjourn द हियरिंग ऑफ सूट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और जब भी मैंने आपको बताया, जब भी ये एडजर्नमेंट कर रही हैं कोर्ट, रीज़न वो रिकॉर्ड करती हैं। प्रोवाइज़ो कहता है कि ये जो एडजर्नमेंट होता है एक बार में एक पार्टी को 3 से ज़्यादा का ग्रांट नहीं होता। कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट आपको बता दिया कि हर केस में कोर्ट फिक्स करेंगी फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट। जब एडजर्नमेंट होता है तो ऑर्डर करेंगी कि जो कॉस्ट है एडजर्नमेंट की वजह से जो इम्पोज हुई दूसरी पार्टी के पास ऊपर, क्योंकि उसको पहले वो देखो एक डेट फिक्स हुई थी 5 तारीख, 5 अगस्त को आ जाना थी, आ गए। अब 5 अगस्त को जब हम आए तो आपने कहा कि एडजर्न करा दो। अब क्या हुआ, हमें तो आने में कॉस्ट लगी, हमने अपने एडवोकेट को भी उसकी सुनवाई की फ़ीस दी, वो वापस नहीं करेगा अब हमें, वो तो आ गया हियरिंग पे, सारी कॉस्ट की भरपाई करो जितनी हमें हुई। अब प्रोवाइज़ो कहता है व्हेन द हियरिंग ऑफ द सूट हैज़ कमेंस्ड इट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल द विटनेसेस एंड अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन। तो ये जनरल रूल होता है, जब तक गवाहों की गवाही पूरी ना हो जाए ये डे टू डे चलता रहता है। अनलेस द कोर्ट फाइंड दैट फॉर एक्सेप्शनल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट द एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग बियॉन्ड द फॉलोइंग डे इज़ नेसेसरी। जब तक कोर्ट को ना लगे कि एडजर्नमेंट ज़रूरी होता है। ये भी आपको बताया कि कोई भी एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं किया जाता एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी जबकि सिचुएशंस उसके कंट्रोल के बाहर थी। आपको बता ही दिया ये फैक्ट कि प्लीडर जो पार्टी का है वो किसी और कोर्ट में इंगेज्ड है, ये एडजर्नमेंट का ग्राउंड नहीं होता। अभी आपको बताया जब एक प्लीडर या फिर प्लीडर की इलनेस या इनेबिलिटी होता है कि वो नहीं केस को कंडक्ट कर सकता, हाँ, लेकिन हाँ वो दूसरी कोर्ट में ये रीज़न नहीं होगा, खुद बीमार हो गया है या इनेबिलिटी है कि वो आ नहीं सकता, तो वो ग्राउंड हो सकता है एडजर्नमेंट का और कोर्ट ग्रांट कर सकती है एडजर्नमेंट अनलेस इट इज़ सेटिस्फाइड दैट
द पार्टी अप्लाइंग फॉर एडजर्नमेंट कुड नॉट हैव एंगेज अनदर प्लीडर इन टाइम। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है कि कोर्ट ये नहीं भाई, अगर आपके पास एक दिन पहले आपको पता चला कि वो बीमार है, आपके पास टाइम था दूसरा प्लीडर एंगेज करने का, आपने क्यों नहीं किया? एक दिन में तो केस स्टडी कर लेता वो। तो ये फिर यहाँ पर अगर लगेगा कि हाँ एडजर्नमेंट को कराने के लिए आप आए हो इस ग्राउंड पे कि हमारा प्लीडर बीमार है, आपको पहले से पता था बीमार है, 10 दिन पहले से पता था, सूचना थी आपके पास, फिर भी आपने अब दूसरा प्लीडर नहीं करा, तो हम एडजर्नमेंट नहीं करें। अब इसकी क्लोज ई देखो, क्लोज ई क्या कहती है, जो हमने भी पढ़ा था कि विटनेस तो कोर्ट में आ गया, लेकिन पार्टी या उनके प्लीडर प्रेजेंट नहीं होते हैं, या पार्टी या जो प्लीडर होते हैं प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहते, एग्जामिन नहीं करना चाहते विटनेस को। तो कोर्ट को अगर लगता है कि ये ठीक बात है तो वो रीज़न रिकॉर्ड करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये जो विटनेस आया है ना, अब हम इसको डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंस का मतलब तुझे अब ज़रूरत नहीं भाई एग्जामिनेशन कराने के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, जब ये खुद करना ही नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर ये वो डिस्पेंस कर सकते हैं उस विटनेस को। तो ये भी बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब रूल 2 और रूल 3 क्या कहता है? रूल 2 कहता है प्रोसीजर पार्टीज फेल टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड। ठीक है, तो जब जिस डेट पर आपने कहा सूट एडजर्न कर दो, कर दिया, पार्टीज़ या जो उनके प्लीडर होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपीयर होने के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं? डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सूट को, जो कि हमने ऑर्डर 9 में पढ़ा था, या फिर जो उन्हें और ऑर्डर ठीक लगता है वो और ऑर्डर बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जब एविडेंस लिए जाते हैं या सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एविडेंस जो होते हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं पार्टी के द्वारा, और ये पार्टी जो होती है उस फेल हो जाती है उस दिन पे आने के लिए जिस पे हमने हियरिंग ऑफ सूट के लिए एडजर्न करा था, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं? इतने डिस्क्रिशन में केस के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा सोच के कि पार्टी प्रेजेंट है। सिंपल बात समझिए ना, एविडेंस ले लिए गए, ठीक है, एविडेंस दोनों पार्टी के ले लिए गए, और एविडेंस लेने के बाद में एक पार्टी ने कहा कि आप इसको एडजर्न कर दीजिए, ये रीज़न है हम नहीं आ सकते, आप एडजर्न कर दीजिए। कोर्ट ने एडजर्न कर दिया। अब जो एडजर्न करने के बाद जो हियरिंग हुई थी जिस डेट पर, से फॉर इंस्टेंस आज 5 तारीख थी, पार्टी ने कहा हम आ नहीं सकते, आप 10 तारीख फिक्स कर दो, या कोर्ट ने 10 तारीख फिक्स करी, यहाँ पर उन्होंने बोला कि आज की डेट को प्लीज़ आप एडजर्न कर दो, हम आ नहीं सकते, तो कोर्ट ने क्या किया? 10 तारीख फिक्स कर दी। लेकिन यहाँ 5 तारीख तक पार्टीज़ के एविडेंस हो चुके थे, अब 10 तारीख फिक्स कर दी, जिसने बोला था एडजर्नमेंट कराने के लिए वो 10 तारीख को भी एब्सेंट है, तो कोर्ट यहाँ पर इनकी एब्सेंट के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, ये सोच के कि मतलब ये समझ लो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि एविडेंस ले लिए गए। जब एविडेंस ले लिए गए, काम पूरा हो गया, तो प्रोसीडिंग वो आगे कर सकते हैं, भले ही वो एडजर्न डेट पे पार्टी आए या ना आए। सब रूल 3 कहता है कोर्ट में प्रोसीड नोट विद स्टैंडिंग ईदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस एटसेट्रा। तो जहाँ पर कोई भी पार्टी टू द सूट है जिसको कि टाइम दिया गया है कि मतलब आप आइए एविडेंस को प्रोड्यूस कीजिए, और उस टाइम पर वो फेल हो जाती है एविडेंस देने के लिए, या फिर वो अपने विटनेस को लेके आने के लिए फेल हो जाती है, या फिर कोई और एक्ट जो था नेसेसरी था आगे सूट को प्रोसीड करने के लिए वो उसके लिए फेल हो जाते हैं जो कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया था, तो कोर्ट क्या करेंगी? देखो समझिएगा मेरी बात को। कोर्ट में प्रोसीड नोट विद स्टैंडिंग अदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस एटसेट्रा। अगर कोर्ट जो है कुछ केसेस में कोर्ट जो है प्रोसीड करती हैं भले ही पार्टी जो है वो ना आए। किस डेट में? जब एक पार्टी टू द सूट है जिसको कहा गया कि आप जो है आ जाइए, आपको टाइम भी दिया गया है, आपको टाइम दिया गया, आपने एडजर्न करवाया, हमने आपको टाइम दे दिया, अब आप आ जाओ, वो फेल हो जाती है अपने एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर विटनेस को लाने के लिए, या फिर कोई एक्ट जो कि फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द सूट के लिए ज़रूरी था वो परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ऑलरेडी हमने टाइम अलॉट किया था। तो कोर्ट क्या करेंगे? उनके डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर पार्टीज़ प्रेजेंट है तो कोर्ट जो है सूट को आगे डिसाइड करेंगे। अगर पार्टीज़ या उनमें से कोई भी एब्सेंट है तो प्रोसीड करेंगे अंडर रूल 2। तो हमें ये दोनों बातें भी इनके साथ साथ ध्यान रखनी है। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब भी कोई एक ऑर्डर बन रहा है रूल 3 में वो पास किया जाता है तो उससे पहले कुछ कंडीशंस के लिए कोर्ट को खुद को सेटिस्फाई करना होता है। पहले जो एडजर्नमेंट होता है वो एडजर्नमेंट पहले दिया गया एक पार्टी के इंस्टेंस पे, तो यहाँ पर एडजर्नमेंट दिया गया किसी पार्टी को इनेबल करने के लिए कि वो एविडेंस लेके आए या विटनेस लेके आए, या फिर जो भी कोर्ट ने एक्ट कहा था वो परफॉर्म करे। अब उसने नहीं किया, तो ये जो अब द पार्टी मस्ट हैव फेल्ड
टू परफॉर्म एनी ऑफ द एक्ट फॉर विच द टाइम हैज़ ग्रांटेड, जो उसे टाइम दिया गया था उसने नहीं, ये टाइम उसने लिया पहले, उसने नहीं टाइम के अंदर काम किया, तो ऐसा सोच के कोर्ट की पार्टीज़ प्रेजेंट है प्रोसीड करेंगे सूट के साथ, या फिर ऐसा सोच के कि उनमें से कोई एब्सेंट है प्रोसीड करेंगे रूल 2 के साथ। ये जो हमने कहा अभी, प्रोसीजर ऑफ पार्टीज फेल टू अपेयर ऑन डे फिक्स, तो 9 में ऑर्डर 9 में वो इस तरीके से कर लेंगे जो उन्हें ठीक लगता है, ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर देंगे या कोई और ऑर्डर बना देंगे, तो ये चीज़ें कर सकते हैं कोर्ट। So this is all about today's class. Thank you so much for listening. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.